नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मस्कत में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से वार्ता करेंगे और भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। लोकसभा में विकसित भारत राम जी विधेयक 2025 पर चर्चा पूरी हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज चर्चा का जवाब देंगे। सरकार ने कहा, ओटीटी कंटेंट केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहेगा। दिल्ली सरकार आज से राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए नो पीयूसी नो फ्यूल नियम सख्ती से लागू करेगी और लखनऊ में कल रात घने कोहरे के कारण भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच रद्द। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल शाम ओमान की राजधानी मस्कत पहुंचे। जॉर्डन और इथियोपिया की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री 2 दिन की ओमान यात्रा पर हैं। मस्कत हवाई अड्डे पर ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद ने श्री मोदी का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत ओमान सहयोग को और मजबूत करने और रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। श्री मोदी ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के निमंत्रण पर ओमान की यात्रा पर हैं। श्री मोदी आज ओमान के सुल्तान के साथ बातचीत करेंगे। आज भारत और ओमान के बीच ऐतिहासिक आर्थिक साझेदारी मुक्त व्यापार समझौते CEPA पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी और ओमान के सुल्तान की उपस्थिति में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ओमान के वाणिज्य उद्योग एवं निवेश संवर्धन मंत्री कैस अल यूसुफ इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ओमान और भारत के बीच अटूट मित्रता और गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से सहयोग के नए रास्ते तलाशने के साथ साथ दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। अधिक ब्यौरा प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर कर रहे हमारे संवाददाता से। मस्कट में होटल पहुंचने के बाद दशकों से यहां बसे भारतीयों द्वारा प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सभी ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाकर प्रधानमंत्री का हौसला बढ़ाया। राकेश शाह, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन सोशल क्लब का ऐसे सौहार्द से मोदी जी के द्वारा जो यहाँ पे स्थापित किया गया इंडो ओमान रिलेशन का वो मजबूत होते और हम लोग देखना चाहते हैं। अपने 2 दिन के दौरे के दौरान ओमान के सुल्तान से उनके महल में मुलाकात करने के साथ ही प्रधानमंत्री एक व्यापार मंच से दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स को भी संबोधित करेंगे। बाद में वह विद्यार्थियों और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि ओमान में भी कई भारतीय विद्यार्थी प्रधानमंत्री की परीक्षा पर चर्चा सुनते हैं। मुझे बेहद खुशी है कि हम सभी को प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिल रहा है। परीक्षा पर चर्चा में उनकी भाषण सुनकर मुझे जमीन से जुड़े रहने और तनाव कम करने में मदद मिलती है। प्रधानमंत्री का ओमान का यह दौरा, जो दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों की 70वीं सालगिरह के मौके पर हुआ है, अपने एक पुराने और ऐतिहासिक मित्र देश से रिश्तों को और गहरा व मजबूत करेगा। मस्कट, ओमान से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं राजेश बाली। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मुक्त व्यापार समझौते के बाद दोनों देशों के विकास में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। भारत और ओमान के बीच साझा मूल्य, परंपराएं और समृद्ध संस्कृति ही हमें कल के इस बेहद यादगार और महत्वपूर्ण दिन तक एक साथ लाने में सहायक रही हैं। कैस और मुझे 17 साल के लंबे अंतराल के बाद ओमान द्वारा किसी देश के साथ पहले मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सदन में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी विकसित भारत ग्राम कल्याण विधेयक 2025 पर चर्चा का जवाब देंगे। लोकसभा में कल देर रात तक इस विधेयक पर चर्चा पूरी होने तक बैठक जारी रही। एक रिपोर्ट।
नया अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का स्थान लेगा। विधेयक का उद्देश्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत की राष्ट्रीय भविष्य योजना के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करना है। योजना के तहत श्रमिकों को दी जाने वाली राशि के लिए केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% का योगदान देगी। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में यह अनुपात 90 और 10% का होगा। राज्य सरकार बेरोजगारी भत्ता और मुआवजा देना जारी रखेगी। इस विधेयक में लेन देन के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, योजना और निगरानी के लिए भूस्थानिक प्रौद्योगिकी, वास्तविक समय निर्धारण के लिए मोबाइल एप्लीकेशन आधारित डैशबोर्ड और साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रणालियों का प्रावधान किया गया है। भूपेंद्र और आनंद की रिपोर्ट के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी विधेयक पेश करते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये विधेयक गांवों में विकास को सुनिश्चित करेगा। 100 दिन की गारंटी के बजाय हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं। न केवल गरीब का कल्याण, गांव का संपूर्ण विकास, जो महात्मा गांधी कहते थे, एक संपूर्ण गांव, एक स्वावलंबी गांव, एक विकसित गांव का निर्माण, इसका प्रावधान इसमें किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि ओटीटी कंटेंट केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहेगा। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि ओटीटी सामग्री सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के भाग 3 के प्रावधानों के तहत विनियमित होती है। लोकसभा की आज की कार्यसूची में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रदूषण पर चर्चा भी शामिल है। ये चर्चा नियम 193 के अंतर्गत की जाएगी। इस विषय को सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, कनिमोझी, करुणानिधि और बांसुरी स्वराज उठाएंगे। वहीं राज्यसभा में आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन हेतु परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन और संवर्धन विधेयक 2025 प्रस्तुत करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दूसरे वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन का कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में उद्घाटन हुआ। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय संयुक्त रूप से आयोजित कर रहे हैं। इस अवसर पर आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने छात्रवृत्ति, वैश्विक सहयोग और आयुष ग्रिड जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा पारंपरिक चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और क्षमता के निर्माण में भारत के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को रेखांकित किया। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों के संरक्षक और सूत्रधार आयुष मंत्रालय और WHO के बीच सहयोग 2016 से शुरू हुआ था। इसका एक बड़ा नतीजा 2024 में दिल्ली में ICD-11 मॉड्यूल 2 का लॉन्च था, जो आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी बीमारी के कोड को ग्लोबल हेल्थ क्लासिफिकेशन में जोड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गैब्रियेसस ने विज्ञान और परंपरा तथा ज्ञान और जीवन के अनुभवों के बीच सेतु बनाने के महत्व पर जोर दिया। हमने अपने पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। हमने विज्ञान और परंपरा, ज्ञान और वास्तविक जीवन के अनुभवों तथा लोगों और पृथ्वी के बीच सेतु बनाने की बात की। आज पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा वैश्विक स्वास्थ्य के हाशिए पर नहीं है। आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के 100 से ज्यादा सदस्य देशों के लगभग 25 स्वास्थ्य मंत्री पारंपरिक चिकित्सा पर आयोजित दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। दुनिया भर से 100 से ज्यादा देशों के पार्टिसिपेशन है। इस समिट का जो उद्देश्य है वो रिस्टोरिंग बैलेंस करके, तो रिस्टोरिंग बैलेंस मतलब हम लोग मिलकर के ट्रेडिशनल मेडिसिन के माध्यम से कैसे ग्लोबल हेल्थ पर, स्वास्थ्य के बारे में हम इम्पैक्ट कर सकते हैं, पब्लिक हेल्थ पे जा सकते हैं, कैसे एविडेंस जनरेशन कर सकते हैं, कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं, कैसे रेगुलेटरी मैकेनिज्म बना सकते हैं, उस पर मंथन हो रहा है अगले 3 दिन के लिए। और 19 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के कंक्लूडिंग सेशन में पधारने वाले हैं मार्गदर्शन के लिए।
गुजरात में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम लगभग पूरा हो गया है और मसौदा सूची का प्रकाशन कल किया जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एसआईआर के तहत आज से संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई के लिए नोटिस भेजे जाएंगे। मतदाताओं को सुनवाई में उपस्थित होने के लिए 7 दिन का समय मिलेगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए चलाए जा रहे बहुआयामी अभियान के तहत दिल्ली सरकार आज से पीयूसी नहीं तो ईंधन नहीं नियम का सख्ती से पालन शुरू करेगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एजेंसियों, पेट्रोल पंप संचालकों और पुलिस को पहले दिन से ही अनुपालन सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। पीयूसीसी सर्टिफिकेट लेना जरूरी हो गया है। आप सबके पास अपना पीयूसीसी कंप्लायंट गाड़ी का होना चाहिए। दूसरा, दिल्ली के अंदर जो बाहर से गाड़ियां आ रही हैं वह भी क्लीन फ्यूल की होनी चाहिए। हमारा आग्रह है कि दिल्ली के बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो दिल्ली में आके पोल्यूशन ना फैलाएं। इसलिए फैसला लिया गया है कि जब तक ग्रैप लगा हुआ है, भारत स्टेज 6 से कम की गाड़ियां दिल्ली में अलाउड नहीं होंगी जो दिल्ली से बाहर की गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में बहुत घने कोहरे के कारण रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार शनिवार तक हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल लखनऊ में चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच घने कोहरे की वजह से रद्द हो गया। भारत फिलहाल श्रृंखला में 2-1 से बढ़त बनाए हुए है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है हमारी सहयोगी फरहत नाज। धन्यवाद मुनीश। राजधानी से प्रकाशित हिंदी अखबारों ने विभिन्न समाचारों को मुख्य पृष्ठ पर स्थान दिया है, लेकिन सुर्खियों में छाई खबरों में प्रमुख हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा की उपलब्धियां और दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण को काबू में करने के लिए उठाए जा रहे कड़े कदम। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विचित्र छापा है जिसमें वे इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान स्वीकार कर रहे हैं। पत्र ने उनके कथन को समाचार का शीर्षक बनाते हुए छापा है, भारत इथियोपिया क्षेत्रीय शांति सुरक्षा के मामले में स्वाभाविक साझेदार हैं। पत्र ने जी रामजी विधेयक संबंधी समाचार को अपने मुख्य पृष्ठ पर सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है, विपक्ष के विरोध के बीच जी रामजी विधेयक पेश। पत्र ने खबर के उपशीर्षक में विपक्ष के रुख को भी प्रकाशित किया है। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री मोदी के चित्र सहित उनका वक्तव्य प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दी है, भारत इथियोपिया प्राकृतिक साझेदार। पत्र ने प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा से हासिल उपलब्धियों को विस्तार से प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, प्रदूषण पर आज से सख्त कदम। पत्र ने BS6 स्तर से कम की गाड़ियों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक के नियम को बॉक्स में प्रकाशित करते हुए प्रदूषण जांच केंद्रों में PUC सर्टिफिकेट बनवाते लोगों की कतार का चित्र छापा है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मस्कत में ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से वार्ता करेंगे और भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। लोकसभा में विकसित भारत जी रामजी विधेयक 2025 पर चर्चा पूरी हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज चर्चा का जवाब देंगे। सरकार ने कहा OTT कंटेंट केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहेगा। दिल्ली सरकार आज से राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए नो PUC नो फ्यूल नियम सख्ती से लागू करेगी। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।